Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I'm going to teach you osmoregulation in animals. So osmoregulation का मतलब है water plus salt maintenance in the body within narrow range, यानी कि जब आप बॉडी फ्लूइड्स को यानी कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को विद इन नैरो रेंज रखेंगे तो ये चीज़ आपके पास कहलाएगी ऑस्मोरेगुलेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए. सो ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोरेगुलेटर्स क्या होते हैं. ऑस्मोरेगुलेटर्स, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन करते हैं बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेशन एक्टिवली, यानी कि एनर्जी लगा के वो अपने जो बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन है वाटर एंड साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करेंगे. सो दीज आर कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेटर. तो एक्टिवली का मतलब जो है वो यहाँ पे एनर्जी लगा के ये काम करेंगे. सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल fluctuations of external environment, this is called homeostasis. while homeostasis में ही आगे osmoregulation हमने पढ़ा था. तो जो ऑर्गेनिज्म osmoregulation का प्रोसेस करते हैं एक्टिवली वो क्या कहलाते हैं? osmoregulators कहलाते हैं. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, osmoregulators की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो है ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स. जितने भी मैमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं वो बॉडी की जो वाटर एज वेल एज साल्ट कंसंट्रेशन को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं. तो वी आर कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेटर्स. क्योंकि सेल का जो फॉर एग्जांपल ये जो सेल है ना, इस सेल में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. अब उनमें हाइड्रोलाइसिस भी हो रही होती है. मतलब वाटर जो है वो नेसेसरी होता है हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए. ये एक रिएक्शन की एग्जांपल है. सो इसी वजह से हम कहते हैं कि कंटिन्यूसली वाटर इन हो रहा है और कंटिन्यूसली वाटर आउट हो रहा है. और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोलाइट्स या फिर आप कह सकते हैं सोल्यूट या फिर आप कह सकते हैं कि जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो भी जो है वो एक नैरो रेंज के अंदर रखी जाती है. अगर ऐसा ना किया जाए तो सेल जो है वो डैमेज हो जाएगा, वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरी क्लास हमारे पास आती है ऑस्मोरेगुलेटर्स की. ऑस्मो कन्फर्मर्स होगा. पहली जो हमारे पास क्लास थी वो थी ऑस्मोरेगुलेटर और दूसरी हमारे पास क्या है? ऑस्मो कन्फर्मर्स. ओके, ऑस्मो कन्फर्मर्स, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन एक्टिवली. अब ये क्या करते हैं? डोंट मेंटेन. ये बॉडी की जो कंसंट्रेशन है फ्लूइड्स की प्लस साल्ट प्लस फ्लूइड, उसको ये डू नॉट मेंटेन साल्ट प्लस फ्लूइड कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एक्टिवली. इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक्टिवली ना तो मेंटेन करेंगे बट ये क्या करेंगे? दे केप्ट देयर इंटरनल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक. ये ऐसे ही होगा जैसा देश वैसा भेस. ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रख लेंगे. इस आइसोटोनिक को क्या बोलेंगे? इंटरनल जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी एक्सटर्नल की. सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आपके पास कौन सी है? इसकी एग्जांपल आपके पास है हैग फिश. ये वर्टिब्रेट है, जालस हैग फिश जो है, और इसके साथ साथ मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, बहुत से जो है इनवर्टिब्रेट्स जो है मैरीन के अंदर, वो और हैग फिश जो है ये क्या हैं? ऑस्मो कन्फर्मर हैं. दे डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी
फ्लूइड्स आप कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस नहीं कर रहे, साल्ट और फ्लूइड की कंसंट्रेशन को जो है वो या वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करते, सो दीज आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फर्मर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के इन्वायरमेंट्स हैं, एक है मेरीन इन्वायरमेंट और एक है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। याद रख लें, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप सी वाटर को देखें तो उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट होगा मेरीन वाला, ये हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक, यानी कि ज़्यादा है। तो सी वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब इस तरह की, इसके अंदर दो तरह की फिशेस जो हैं वो रह रही होती हैं, एक है कार्टिलेजिनस फिश और दूसरी है बोनी फिश। पहले हम कार्टिलेजिनस फिश के बारे में बात करेंगे कि इसने कौन कौन सी अडेप्टेशंस की हैं। तो ये अडेप्टेशंस हैं आपके पास। जो कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेज से बनी होगी, मतलब किरकिरी हड्डी से बनी होगी, इसका जो स्केलेटन होगा अंदर। सो इसने अडेप्टेशंस की हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने किडनी को अडॉप्ट किया है। अब किडनी जो है वो एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करेगा और वाटर को रिटेन करेगा। एक बात ध्यान से सुन लें, चाहे समंदर में पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन साल्ट की कंसंट्रेशन वहाँ पर उससे भी ज़्यादा होती है, तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि समंदर पास भी है लेकिन फिर भी पानी जो है वो पीने के लिए नहीं है। तो ये जो अडेप्टेशंस कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? जो समंदर का पानी है उसको पीने के काबिल, यानी कि उसको बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए वाटर की कंसंट्रेशन को, ये सारी के सारी जो है वो अडेप्टेशंस की जा रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साल्ट वाटर जो है, यानी कि सी वाटर जो है, मैरीन वाटर जो है, उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, किडनी को इस तरह से डेवलप किया कि वो एक्सेस साल्ट को एक्सक्रीट कर दे, मतलब बॉडी से बाहर निकाल ले, एंड एज वेल एज वाटर को लॉस होने से बचाए। ठीक हो गया ना? यानी कि वाटर की जो मतलब वाटर को कंजर्व कर रहा है, वाटर लॉस को मिनिमम करे। एक तो इन्होंने ये अडेप्टेशंस की। उसके बाद इन्होंने अपने गिल्स के थ्रू साल्ट को, जो एक्सेस साल्ट है, उसको क्या किया, एलिमिनेट किया बॉडी से। अब ये देखें, दो तरह से साल्ट को एलिमिनेट किया जा रहा है, एक किडनी के थ्रू और दूसरा गिल्स के थ्रू। सो बॉडी के अंदर साल्ट जो है वो रिमूव होता जा रहा है, इट्स मीन के वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ती जा रही है। फिर इन्होंने रेक्टल ग्लैंड्स बनाए, ये स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, रेक्टल ग्लैंड्स का, इनका काम भी क्या होता है कि जो साल्ट होता है एक्सेस अमाउंट में, उसको रिमूव कर देना बॉडी से, रिमूव फ्रॉम बॉडी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, ट्राई मिथाइलअमीन ऑक्साइड, एक TMO, एक ऐसा केमिकल है, उसको बॉडी के अंदर अकामुलेट कराना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये फिश है जो कि रह रही है साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि मैरीन के अंदर रह रही है। अब इसके लिए प्रॉब्लम कौन सी चीज़ है? प्रॉब्लम है इसके लिए साल्ट। साल्ट जो है वो ज़्यादा है और वाटर जो है वो कम है। तो इसने बॉडी में से साल्ट को निकालना है और वाटर को कंजर्व करना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट कौन सा है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। तो अब ये क्या करती है, बॉडी के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। अब ये ऐसे ही है कि दिखावा करती है कि मेरे पास क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये यूरिया का लेवल इस कदर बढ़ा देती है बॉडी के अंदर, इस कदर बढ़ा देती है कि जो इसका इन्वायरमेंट है ना, मैरीन इन्वायरमेंट, इतना यूरिया बॉडी के अंदर बढ़ाएगी कि मैरीन जो है अब वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, और इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। इतना यानी कि ये
यूरिया की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर बढ़ा लेगी। पहले क्या था, हाइपरटोनिक था, क्योंकि बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन जो थी एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा थी। बट अब इस फिश ने क्या किया, एक एडेप्टेशन की, उसमें इसने क्या किया, बॉडी के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। अब जब यूरिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया तो अब चूंकि आपको पता है कि यूरिया जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये तो इस फिश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब ये क्या करती हैं, इन्होंने इसमें TMO की कंसंट्रेशन को जो है वो भी इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। अब ये जो TMO है ये एक्चुअली जो यूरिया का इफ़ेक्ट है वो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, यानी कि बॉडी को हार्म नहीं होने देगा। तो ये एक इसकी एडेप्टेशन थी। अब क्या है, TMO एंड एज वेल एज यूरिया मिलके इसकी बॉडी को हाइपरटोनिक बना देते हैं, ताकि जो वाटर है वो कम से कम बॉडी से लॉस हो, कम से कम बॉडी से निकले। तो ये स्टूडेंट्स कार्टिलेजिनस फिश थी, इसने जो अडेप्टेशंस की हैं वो आपके सामने हैं। इन्होंने किडनीज बनाए, गिल्स बनाए, रेक्टल ग्लैंड्स एंड एज वेल एज ट्राईमिथाइल ऑक्साइड अमीन जो है, ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड जो है एक केमिकल है, उसको बॉडी के अंदर रिटेन किया एज वेल एज यूरिया। उसके बाद दूसरी क्लास आपके पास आती है बोनी फिश की। बोनी फिश जो है एक्चुअली पाई तो ये मैरीन के अंदर जा रही है, लेकिन ये डिसेंडेंट है फ्रेश वाटर फिश की, यानी कि इसके जो अबाव अजदाद हैं वो पहले फ्रेश वाटर में रहते होते थे। अब इसने क्या किया है, इस फिश ने ये ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो मैरीन वाटर है, मैं नीचे M लिख देता हूं ताकि पता चल जाए, मैरीन वाटर, इन्होंने जो सी का वाटर उसको अ लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर जो है वो ड्रिंक करती हैं, और उसके साथ साथ ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। अब ये कैसे होगा, ये जो कंसंट्रेटेड यूरिन है आप इसको हाइपरटोनिक यूरिन भी कह सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी फिश है जो कि बोनी है। अब ये जो बोनी फिश है, ये जो मैरीन वाटर है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अपटेक करेगी, ड्रिंक करेगी। वाटर जो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ जाएगा। याद रख लें, कार्टिलेज फिश में किसी भी जगह पर जो वाटर है उसमें उसकी एलिमेंट्री कैनाल तक जो है वो नहीं जा रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलॉट ऑफ अमाउंट अगर जाता भी है तो बहुत कम। यहाँ पर क्या है कि जो अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या किया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चली जाती है। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाने के बाद ये क्या करती है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। अब ये जो यूरिन है, ये जो यूरिन है इसको जब इन्वायरमेंट के अंदर फेंका जाता है तो ये हाइपरटोनिक होती है। मतलब क्या, इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन मैरीन से भी ज़्यादा होती है। सो इस दो तरह से ये जो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली फ़िश है, एक आपके पास कार्टिलेजिनस और दूसरी बोनी फ़िश, ये दो तरह की अडेप्टेशंस करती हैं ताकि ये उस इन्वायरमेंट के अंदर आसानी से रह सकें। तो ये था हमारा पार्ट 1। अभी पार्ट 2 जो होगा इसका वो होगा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ये मैरीन इन्वायरमेंट था और अभी नेक्स्ट जो है वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होगा।